है के कहला नाचो रे। नहीं आएगा। हेलो हेलो। हेलो सर। हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही बच्चों? हाँ बेटा, सर की तो आ रहा है। चैट करना बंद। घबराने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत। फ्री के मार्क्स भाई एक्टिंग कर ले यार थोड़ा। हेलो सर। नहीं है यार सर, अभी थोड़े हाँ आई नहीं हाँ है। बेटा ये तो बोलो। कोई तो हाँ सर बेटा के। बोलो। अरे कौन हो? बेटा बेटा बोल रहा हूँ। वो कोई तेरे को बना दे रहा है। आशीष तो है, आशीष बोल रहा है। हाँ बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा। ए मनीष है, मनीष। जो शांत होने बोल रहा है पहले वही इतना शांत हो जाए, भयानक फिर हम भी हो डीपी जाए। किसका है यार? हाँ बेटा, शांत हो जाओ। अरे वो भयानक नहीं है, इट्स क्यूट डेडपूल। हाँ सही दिख रहा है। एकदम से स्क्रीन में आया। शांत हो जाइए सभी। मेरी नाम किसका है? तो तुम्हारा घटा है। बोलो। तो पहले कान दुख खराब तो। नहीं, वे तो तुम्हारा घटा है, मेरा कुछ नहीं जाता। आगे भी गा दे, आगे भी। उसके पैसे लगेंगे।
आपको बिल्कुल भी डर नहीं है, सब फ्री के मार्क्स हैं। हेलो Yes, sir. Yes, sir. हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हाँ बेटा, आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये लेक्चर 1 है आपके पास। हिंदी में इसका नाम विद्युत रसायन। तो ये चैप्टर है 12th क्लास का, ठीक है, 12th क्लास का चैप्टर। हाँ, अब क्या है कि सभी स्टूडेंट्स, आप ध्यान से, मैं इसकी थोड़ी सी आपको भूमिका बता दूं। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, और साथ में क्या है कि बेटा आपको है ना, ध्यान से इसको कई पार्ट में अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को है ना इसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आसान चैप्टर मान के चलो। आपने 12th में क्या पढ़ा हुआ क्या नहीं पढ़ा हुआ उसको छोड़ दें, अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और आप लोग कॉन्टिन्यूसली इसको रोज रोज पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। इतना मतलब आप इसको हल्के में मत लेना। आप साथ साथ नहीं पढ़ेंगे तो बाद में इसको रिवीजन में क्या है दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अपन सबसे पहले तो एक इसमें जनरल बात करेंगे अपन, जनरल कंसेप्ट, जो कि क्या है, सही बताऊं तो पूरी केमिस्ट्री में, पूरी ऑल केमिस्ट्री, अब वो चाहे आपकी इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, मतलब अपन ये कहें कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक। हाँ, लेकिन ये कंसेप्ट फिजिक्स में नहीं लगता, ये केमिस्ट्री में ही लगेगा। और क्या कंसेप्ट होता है बेटा, कंसेप्ट क्या है, आप ये कंसेप्ट को समझना, ठीक है। ये क्या है, तो ये बिल्कुल फिक्स है कि क्या होगा, आपके पास जहां कहीं भी एनोड होगा, एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होगा, हमेशा ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण। ये पूरी केमिस्ट्री में एप्लीकेबल है। और कैथोड पर हमेशा क्या होगा, कैथोड पर हमेशा अपचयन होगा, रिडक्शन होगा, अपचयन होगा। इसको कंसेप्ट नंबर 1 नाम देते हैं, ठीक है। और खास बात क्या होती है, वाइस से वर्सा बोलते हैं इंग्लिश में, कि ये भी सही है, जहां कहीं ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा, एनोड, और एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होगा। ठीक ऐसा ही कैथोड पे हमेशा अपचयन होगा, या जहां अपचयन होगा वो हमेशा क्या होगा, कैथोड। ये तो आप बिल्कुल मतलब इस चैप्टर का बहुत ही बेसिक सी बात है, ये तो आप समझ ही लो, ठीक है। दूसरा बेटा, ये दूसरा कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है हिंदी में बोले तो घनत्व, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है तो उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आपके पास कम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ये है मोर, ये लेस, तो इसका जो साइन होगा ये पॉजिटिव होगा। बेटा ये कंसेप्ट नंबर 2 है, जो पूरी केमिस्ट्री में हमेशा चलेगा, चाहे कोई सा भी चैप्टर केमिस्ट्री का उठा लो। तो बेटा एक चीज बता दूं मैं आपको, इसका मतलब ये है कि आपका जो एनोड है, जो जनरली क्या होता है, और कैथोड जनरली क्या होता है, आप कैथोड को नेगेटिव बोलते हो,
एनोड को पॉजिटिव बोलते हैं। पर अब इस कंसेप्ट से आ रहा है ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी एनी हो सकता है, एनी। ये एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखना। तो ये तो पार्ट, कोई भी पार्ट स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, जो पूरी केमिस्ट्री में हमेशा एप्लीकेबल होगा। आप सुन लें इस बात को ध्यान से, ठीक है। अब अपन सिस्टमेटिकली स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले अपन आते हैं पार्ट ए पे, इसके पार्ट ए पे। देखो मैं एक काम करता हूँ, आपको ये बता देता हूँ कि इसको कितने पार्ट में अपन स्टडी करेंगे पूरे चैप्टर को। तो जो पार्ट ए होगा आपके पास, पार्ट बी पढ़ेंगे। पार्ट ए में तो अपन क्या पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट में ईसीसी लिखता हूँ, इसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल। फिर इसमें पढ़ेंगे अपन विद्युत अपघटनी सेल, अपघटनी सेल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक। फिर अपन इसके अंदर पार्ट सी पढ़ेंगे। पार्ट सी में अपन क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, पार्ट सी के अंदर अपन जो चालकता है, चालकता, कंडक्टेंस, ये पढ़ेंगे, ठीक है, कंडक्टेंस। पार्ट डी में अपन अदर कंसेप्ट, अदर जनरली ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट होंगे, जैसे सेल है अपने पास, प्राइमरी सेकेंडरी सेल है, कोई जंग लगना है, जंग लगना है, ऐसे एक्स्ट्रा कंसेप्ट की बात करेंगे, फ्यूल सेल है, तो थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा ये वाला, ठीक है। तो अपन आप ये देख लो चैप्टर को टोटल बी सी और डी 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पार्ट ए ही इसका सबसे बड़ा पार्ट है, तो सबसे पहले अपन पार्ट ए लेते हैं। पार्ट ए, सर एक बार ऊपर करोगे क्या? कैथोड के पास का, जहाँ पर कैथोड एनोड दिखे थे ना, और थोड़ा ऊपर। हाँ हो गया। पार्ट ए बेटा ये आपके पास आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल, और बेटा मैं इसको अब शॉर्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ईसीसी बोलूंगा, ये सभी ध्यान रखें, विद्युत रासायनिक। हाँ बेटा। सर आपने लिखा था इसमें कैथोड प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, ये समझ नहीं आया सर। नहीं, कहने का मतलब इसमें समझना नहीं है, इसमें कहने का मतलब ये है भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे अपन, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैथोड पे कम आ रही है, मान लो कैथोड पे कम आ रही है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आ रही है तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब साइन का डिसाइड ऐसा नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई किसी के दिमाग में अगर ऐसा कोई मिसकंसेप्शन था कि सर एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है कैथोड नेगेटिव होता है, कि हमने कहीं ऐसा पढ़ा है, तो वो चीज आप दिमाग से निकाल दें। केमिस्ट्री में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। साइन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व से डिसाइड होता है, ठीक है। और आज अभी ये जो सेल पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि साइन कैसे डिसाइड हो रहा है, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, अब ध्यान दो बेटा, पार्ट ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, द सेल which converts chemical energy into electrical energy is ECC। वह सेल जो कि रासायनिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में बदलता है वह ECC कहलाता है। ठीक है, दो जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी अगर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहे हैं, जो रासायनिक ऊर्जा है वो अपन बदल रहे हैं विद्युत ऊर्जा में, तो इस सेल को अपन क्या बोलते हैं? इस सेल को अपन बोलते हैं, इस वाले सेल को बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल, ECC। और आप समझना, मेरी बात को समझना, आप सुनना बिल्कुल। आप अगर अभी मोबाइल पे देख रहे हैं, ठीक है, तो मोबाइल के अंदर जो आपकी बैटरी लगी हुई है ना बेटा, तो विद्युत रासायनिक सेल का मतलब क्या है वो समझना। एक आसान सा, आपके घर में टीवी है, टीवी में का रिमोट होता है, रिमोट में जो सेल लगा हुआ है ना, वही विद्युत रासायनिक सेल है। भाई आप एक चीज बताओ, सेल के अंदर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिससे कि सेल के जो बाहर उसमें जो सर्किट बना हुआ है वहां पर क्या हो रहा है कि आपको क्या है, जो रासायनिक अंदर जो रिएक्शन हो रही है उससे केमिकल एनर्जी किस में बदल रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही है, विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। भाई आपने जैसे जो सेल है आपके पास, ठीक है, टॉर्च से मैं आपको बताता हूँ आसान। टॉर्च होता है ना, टॉर्च में पीछे सेल लगाते हैं, तो सेल के अंदर कोई रिएक्शन हो रही है, फिर उससे बल्ब जल रहा है, तो हो क्या रहा है, जो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही थी उसको अपन किस में बदल रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये क्या है, बाहर से कोई एनर्जी नहीं, कोई बाहर से अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं दे रहे, सेल के अंदर ही कोई रिएक्शन हो रही है, उस रासायनिक ऊर्जा को अपन किस में बदल रहे हैं? विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं। ठीक है बेटा, आपको आ रही है बात समझ में? Yes, यस sir. सर। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो ये सारे के सारे, ठीक है, कि भाई जैसे आपके पास क्या है, रिमोट का सेल है, रिमोट सेल है, ठीक है, टॉर्च है, टॉर्च सेल है, ठीक है, जो मोबाइल है, मोबाइल बैटरी है आपके पास, ठीक है, तो ये सारे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, घड़ी में जो सेल लगा होता है वो सारे, तो ये सारे इसके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एग्जाम्पल होते हैं। जो अपने को स्टडी करना है वो होते हैं, ये होते हैं गैल्वेनिक सेल। जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं ना, उनको गैल्वेनिक सेल भी बोला जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल की बात करें, ये तो इसका दूसरा ही नाम है, एग्जाम्पल की बात करें तो ये होता है डैनियल सेल, डैनियल सेल, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही नाम है, डैनियल सेल। तो सबसे पहला जो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे डैनियल सेल की, डैनियल सेल की क्रियाविधि, इसको हेडिंग देंगे अपन मैकेनिज्म ऑफ डैनियल सेल। अब देखो, मैं है ना आपको डायग्राम बनाऊंगा और पूरा फिर ढंग से समझाऊंगा, ठीक है। तो डायग्राम मैं इस तरीके से बना रहा हूँ कि आपके एक स्क्रीन पे ही ये पूरा डायग्राम आ जाए, ठीक है, इस तरीके से बनता है। 2 मिनट का समय दे बेटा मेरे को। दो मिनट का समय।
ठीक है। देखो क्या होता है इसमें, इस तरीके से 2 बीकर लिए जाते हैं बेटा, ठीक है। अब आप सुनना ध्यान से, 2 बीकर लिए जाते हैं, पहले ये संरचना समझना, 2 बीकर लिए जाते हैं, ठीक है। और पहले वाले बीकर के अंदर क्या होता है बेटा, ZnSO4, ये बोलते हैं अपन एक्वस, जलीय। दूसरे वाले बीकर के अंदर क्या होता है, CuSO4, ये क्या होता है, एक्वस, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है बेटा, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ये आपके पास पहला इलेक्ट्रोड होता है, ये जो इलेक्ट्रोड होता है ये आपके पास जिंक सॉलिड का होता है, जिंक सॉलिड का। इधर जो इलेक्ट्रोड होता है आपके पास, ये होता है कॉपर सॉलिड का, कॉपर सॉलिड का, ठीक। अच्छा, फिर इसको बोलते हैं अपन लवण सेतु, बीच में एक यू ट्यूब होती है, सॉल्ट ब्रिज। हाँ इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं अपन सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, KCl, ठीक है। SB बोलते हैं, ठीक है। इसमें होता है जैसे KCl होता है, Na होता है, KNO3 होता है, अगर H4 NO3 होता है, ठीक है। अगर भी, अगर की तो जेली होती है बेटा, यहाँ पर और बताता हूँ, ये कॉटन, ये यहाँ लगा होता है कॉटन, रुई होती है ना, इसको रुई बोलते हैं, ये रुई लगी होती है। फिर इसके अंदर क्या होता है, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, ये अगर होता है, ये जेली टाइप होता है, ठीक। अब ध्यान देना बेटा, होता क्या है, आप सुनना मेरी बात, इस पूरे में होता क्या है, अभिक्रिया क्या संपन्न होती है वो समझो। तो क्या होता है, पहले बीकर में क्या अभिक्रिया हो रही होती है, जिंक, इसमें मैं इसको ना अलग कलर चेंज करता हूँ बेटा, जो जो अभिक्रिया हो रही है उसके कलर को है ना, उसके कलर को, ठीक है। देखो हो क्या रहा है, जिंक जो होता है वो किस में बदलता है, Zn+2 में, +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैं लाल रंग से, इस रंग से जो भी आपको कलर दिखाई दे रहा है, इस कलर से हो रहा है कि जो जो इसके अंदर अभिक्रिया हो रही है। तो देखो क्या होता है बेटा, आप ध्यान देना, जिंक किस में बदलने लगता है, Zn+2 में। तो यहाँ पर विलयन के अंदर क्या, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी आपको इस बात पे नहीं जाना है कि ये क्यों हो रहा है भाई, इसमें जो रीजन होता है, रीजन हालांकि एक छोटा सा है कि जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन आपको इन सब चक्रों में नहीं पड़ना है, आपको मैं ये बता रहा हूं कि कैसे रासायनिक अभिक्रिया होती है और कैसे वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो इस छोटी सी बात को है ना, आप कठिन नहीं बनाना, बस आप आसान तरीके से समझना कि हुआ क्या बेटा, ये जो एक इलेक्ट्रोड था, ठीक है, ये आपका धीरे धीरे गलने लग गया बेटा, इसका साइज छोटा होने लग गया, इसका साइज छोटा होने लग गया। ये अब जो डार्क कलर से दिख रहा है आपको, ये साइज बचता जा रहा है इसका, क्योंकि ये जिंक इसमें बदलता जा रहा है Zn+2। फिर एक फिजिक्स का कंसेप्ट आता है कि धातु जब इलेक्ट्रॉन त्यागती है ना, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन इसकी सतह पे इकट्ठा हो जाते हैं बेटा, जो इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे वो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गए, इसकी सतह पे आ गए। अच्छा, दूसरी तरफ क्या हो रहा है बेटा, यहाँ जो Copper+2 था, ठीक है, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन कॉपर वाले पे जो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो Copper+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर सॉलिड में बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आप ध्यान दो बेटा, इसके ऊपर एक अतिरिक्त जमा हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट होने लगता है, और साथ में यहाँ से क्या खींचता हुआ चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है इस इलेक्ट्रोड में। इलेक्ट्रॉन की कमी से इस पर कौन सा आवेश आ जाता है बेटा, प्लस आवेश आ जाता है, प्लस, ये प्लस आवेश है। अब ध्यान देना बेटा, मुझे इसका नामकरण करना है, आप सुनना मेरी बात को ध्यान से। आप बताओ जिंक का Zn+2 में बदलना, जिंक का Zn+, मुझे बोल के बताओ ये ऑक्सीकरण है कि अपचयन,
ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण। अब मैंने क्या बोला था, जहां ऑक्सीकरण होगा उसका नाम क्या दोगे आप? एनोड दोगे या कैथोड? एनोड। एनोड। इसीलिए यहाँ पर जिंक वाले को क्या नाम देते हैं अपन? एनोड। और देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो गया एनोड पे, ये दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज आ गए, नेगेटिव आ गए। इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होने से इसका साइन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। भाई यही थ्योरी आपकी चल रही थी, आप ऊपर ध्यान से देखो, जो मेन कंसेप्ट था वो ये था। देखो एनोड पे क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन, या इसका उल्टा से ऑक्सीडेशन वाले को नाम क्या देंगे अपन? एनोड। पहले बताओ, जिंक वाले पे ऑक्सीकरण हो रहा है इसलिए इसका नाम क्या आ गया? एनोड। अच्छा दूसरा आप ये देखो, जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व, जहां जिस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका चिन्ह क्या होगा? ऋणात्मक। इसीलिए बेटा इसका जो चिन्ह दिया वो भी मैंने क्या नाम दे दिया? ऋणात्मक दे दिया। कॉपर +2, दूसरे पे आ जाओ, अब दूसरे पे आ जाओ बेटा। कॉपर +2 से कॉपर क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन। अपचयन हो रहा है। अपचयन हो रहा है तो इसको नाम क्या दे देंगे बेटा? कैथोड। सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? यस सर। अपचयन वाले का कैथोड। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम था इसीलिए इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? तो क्या होता है बेटा, अब देखो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से कहां होता है? हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर की तरफ। तो बेटा इलेक्ट्रॉन तो कहां से, अब देखो हायर, ये हायर ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनोड पे, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन तो ये हो जाती है। मुझे ये बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है? एनोड से कैथोड की तरफ। अच्छा करंट की डायरेक्शन क्या होगी आप बता सकते हैं? कैथोड से एनोड। कैथोड से एनोड की तरफ क्या हो जाएगा? धारा का प्रवाह हो जाएगा। इस तरीके से बाह्य परिपथ, आउटर सर्किट तो इलेक्ट्रॉन के परिपथ से पूर्ण हो गया। अब यहाँ पर Zn+2 ज्यादा हो जाते हैं, तो Zn+2 क्या होते हैं? इधर से जाते हैं लवण सेतु से, इससे दूसरे वाले में जाते हैं, और इधर सल्फेट आयन ज्यादा हो जाते हैं, सल्फेट SO4-2। तो सल्फेट वाले कहां से? यहाँ से, इधर से धनात्मक इधर जाता है, इधर से ऋणात्मक यहाँ जाता है। कुल मिला के होता क्या है? कंप्लीट सर्किट। बेटा ध्यान देना, कंप्लीट सर्किट क्या होता है? कंप्लीट सर्किट बेटा आप ध्यान देना, होता क्या है, यहाँ पर जो एनोड होता है, एनोड पे ऑक्सीकरण होता है, इसलिए क्या होता है, जो जिंक है वो किसमें बदलता है? Zn+2। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकले वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आने लगते हैं, तो ये तो नेगेटिव हो जाता है, Zn+2 यहाँ आ जाता है, इसलिए ये वाला विलयन कैसा हो जाता है? धनात्मक। विलयन धनात्मक हो जाता है। दूसरे वाले बीकर में क्या हो रहा होता है बेटा? कॉपर +2 दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में डिपॉजिट हो रहा होता है, तो इसलिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो ये प्लस हो जाता है, इसलिए इसका साइन प्लस आ जाता है, और अपचयन के कारण इसका नाम क्या हो जाता है? कैथोड। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो यहाँ से यहाँ होता है, यहाँ जो धनात्मक आयन, और ये वाला कैसा हो जाता है बेटा? ये वाला जो कॉपर के नीचे ये विलयन ऋणात्मक हो जाता है, ये ऋणात्मक। तो ये जो लवण सेतु होता है, लवण सेतु में प्रवाह कहां से कहां होता है? धनात्मक आयन तो दूसरे बीकर में जा रहा होता है, और यहाँ से ऋणात्मक आयन दूसरे बीकर में जा रहा होता है। तो कुल मिला के ये कहते हैं बेटा, ये कहते हैं आउटर सर्किट, बाह्य परिपथ, बाह्य परिपथ, बाह्य परिपथ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से पूर्ण होता है। सर वो इलेक्ट्रॉन के पहले क्या लिखा है? एक मिनट, परिपथ, परिपथ, बाह्य परिपथ इलेक्ट्रॉन के तथा, सर बोले तो मतलब इंग्लिश में। आंतरिक, इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ बेटा, एक्सटर्नल सर्किट।
आंतरिक परिपथ थैंक यू। आयन के प्रवाह से। Internal circuit is completed by flow of। सर बाहर लिखे तो एक्सटर्नल नहीं होगा? हमें वो कुछ नहीं भाई, फ्लो ऑफ आयंस हाँ एक्सटर्नल सर्किट। completed by flow of। ये तथा के बाद क्या लिखा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आंतरिक। आंतरिक। चलो बेटा आप ध्यान देना। देखो बेटा हो कुछ भी नहीं रहा है, आप सुनना मेरी बात। पूरा है क्या? देखो होता क्या है, आपके ये हो रहा है जिंक प्लस ओवरऑल रिएक्शन कॉपर +2। बेटा आप सुनना ध्यान से। देखो क्या होता है, ये रिएक्शन होती है Zn+2 प्लस कॉपर। जिंक का Zn+2 में क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीकरण हो रहा है। सुनना मेरी बात, आपको आएगी बिल्कुल बात समझ। ऑक्सीकरण में ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। और कॉपर +2 क्या कर रहा है बेटा? ये तो -2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं। कॉपर +2 से कॉपर में क्या कर रहा है? ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन से ग्रहण कर रहा है? जो जिंक ने त्यागे। बेटा जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, बेटा आप सुनना, ये जो मैंने व्हाइट कलर से बनाया ना, मैंने इसीलिए इन दोनों को एक विलियन के अंदर नहीं रखा, 2 अलग अलग बीकर में रखा। हो क्या रहा है? इतना सा। बेटा अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो बेसिक है क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा उसको अपन एक बार साइड में रख देते हैं, ठीक है? वो अभी आपको मैं बताऊंगा। आप समझो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदला। मैंने क्या किया, मैंने जो सेल है उसके अंदर 2 अलग अलग भाग रखे, जिंक और कॉपर +2 को आपस में मिलने नहीं दे रहा। कुछ ऐसी कहानी है कि जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रख रहा है और कॉपर +2 ग्रहण करने की। पर मैंने कहा मैं ये जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और जो दूसरा ग्रहण कर रहा है, इसको हमेशा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक वायर से करूंगा, तार से करूंगा। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर किसी तार में लगातार इलेक्ट्रॉन बहेगा तो वो ऊर्जा कौन सी हो जाएगी? विद्युत ऊर्जा। करंट का फ्लो यही तो होता है। बोलो बेटा। बेटा आप समझो मेरी बात, ठीक है? मैंने क्या किया, जिंक की क्षमता थी इलेक्ट्रॉन त्यागने की, कॉपर +2 की क्षमता थी ग्रहण करने की। मैंने दोनों को मिलने नहीं दिया। मैंने कहा दोनों में जो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होगी ना, वो किससे होगी बेटा? ये वायर से होगी। अब आप ये बताओ, वायर से लगातार क्या जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? इसी को तो अपन करंट का फ्लो बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस तरीके से मैंने ये जो रासायनिक परिवर्तन था, इसको ये रासायनिक ऊर्जा को मैंने किसमें बदल दिया बेटा? विद्युत ऊर्जा में। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? बोलो। यस सर, एक बार ऊपर करो ना थोड़ा सा। चलो सर थोड़ा नीचे। हाँ हाँ, अरे डायग्राम पे आते हैं, वो लिखना है। ठीक है? सर कर दो ना। हाँ बेटा एक मिनट देखो, आप देखो। प्लीज हाँ हाँ, अरे लाइन बेटा एक लिखना मिनट है। देखो, एक मिनट देखो। आप पहले ये देखो मेन क्या है, मुझे है ना ये बताओ। मतलब कारण नहीं बताया मैंने, क्योंकि कारण आगे आएगा। आप समझना मेरी बात बेटा, सभी स्टूडेंट सुनना और समझना। मैं क्या कह रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनना। जिंक वाले इलेक्ट्रोड को, जिंक जो कि आप देखोगे हाथ रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड L लिखा है मैंने। जिंक का नाम एनोड क्यों दिया, ये कारण आ गया क्या आपको समझ में? पहले मेरे को ये बताओ, क्यों नाम दिया? बोलो क्यों नाम दिया? एनोड क्यों नाम दिया? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना तो बेटा सर, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ वेरी गुड, क्योंकि जिंक का यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। अच्छा, कॉपर वाले को कैथोड नाम क्यों दिया ये बताओ?
सर उसमें चयन रिडक्शन हो रहा है इससे। रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। सर चयन हो रहा है। एनोड एनोड पे चिन्ह माइनस क्यों दिया, नेगेटिव साइन क्यों दिया? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, वेरी गुड। कैथोड का साइन पॉजिटिव क्यों दिया? सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है। बिल्कुल। और ये आपको ध्यान, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कहाँ होता है? कैथोड की तरफ। और जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन होगी, ठीक उसके अपोजिट किसकी डायरेक्शन होगी बेटा? करंट का फ्लो। करंट का। तो अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। आप मेरे से ये कह रहे थे, ये बोलो और नीचे करो। हाँ सर, वो डेफिनेशन लिखे थे ना वहां पर, थोड़ा और नीचे, शायद इंग्लिश वाला पोर्शन आओ तो। हाँ सर पीडीएफ तो मिल जाता है। हो गया। हाँ मिल ही जाता है ना बेटा, आप अभी क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ सर हो गया, सॉरी। हाँ बेटा, अब इसकी है ना, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, और एक शॉर्ट ट्रिक भी है अपने पास, वो भी अपन बात करेंगे। देखो सबसे पहले नोट करके, ठीक है, जो जो बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु, लवण सेतु का कार्य, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी in both beaker by flow of ions. यह दोनों बीकर में। सर इलेक्ट्रिकल के बाद क्या लिखा है? न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल यह दोनों बीकर में आयन के प्रवाह द्वारा विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। दूसरा पॉइंट आता है सिलेक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु, सेतु, लवण सेतु का चयन। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा ये सभी एग्जाम में बेटा, नीट में, एम्स में, सभी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, इवन एडवांस में भी, कि भाई वो कहता है कि KNO3, जैसे KNO3 का ही आया हुआ, इसको क्यों सेलेक्ट किया? तो आप क्या बोलोगे रीजन में कि वेलोसिटी K प्लस इज इक्वल टू वेलोसिटी NO3 माइनस। इसका सिलेक्शन हमेशा इस बिहाफ पर किया जाता है कि जो धन आयन का वेग होगा और जो ऋण आयन का वेग होगा, तो ये जरूरी कंडीशन क्या है कि द वेलोसिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन विल बी सेम। धनायन व ऋणायन का वेग समान होना चाहिए। तो बेटा देखो, प्रश्न की बात करें तो ये दोनों प्रश्न के भाग हैं कि पूछा जाता है लवण सेतु क्या काम करता है,
तो आप कहोगे कि इससे किसका प्रवाह होता है, तो बेटा आप बोलोगे आयंस का। इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है इसमें केवल किसका फ्लो होता है, आयंस का। तो आयन के प्रवाह द्वारा दोनों बीकर में विद्युत उदासीनता बनाए रखता है, पहला काम ये। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, कोई भी ये है NH4NO3 है कि भाई ये सिलेक्शन क्यों किया अपन ने, तो ये सिलेक्शन का आधार, इस चयन का आधार क्या होता है, वही लवण सेतु लिए जा सकते हैं जिनके धनायन और ऋणायन का वेग क्या होता है, समान होता है। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? ठीक है सर हाँ। सर आयंस के फ्लो से कैसे न्यूट्रलिटी बने रहेगी, मतलब हाँ, उदासीन कैसे बेटा होगा? देखो, मैं बता तो नहीं, उदासीनता तो मैं चलो मैं बता तो दूं, लेकिन आप मत उलझो। तो मैं ये कहूंगा कि मत उलझो तो ज्यादा बढ़िया है इसमें। हाँ सर, पर बता दो ना, पता तो होना चाहिए ना। बेटा मैं लेकिन एक ही बार बताऊंगा, ठीक है ना? हाँ, एक बार में समझ हाँ जाऊंगी सर। इसको फिर उलझना मत। और बेटा ज्यादा है ना, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ अवॉइड, ठीक है? आप छोड़ सकते हैं इसमें तो। भाई देखो ये चीज क्या है, एडवांस में रहती है, परिवहन संख्या, ट्रांसपोर्ट नंबर बोलते हैं इसको, ठीक है? भाई क्या होता है, मैंने अभी जैसा आपको बताया था, सुनना बेटा मेरी बात ध्यान से। देखो जिंक किस में बदल रहा है, Zn+2। यहाँ पर क्या होता है, धनायन ज्यादा आ जाते हैं, ठीक। और यहाँ से बेटा यहाँ पहले प्लस और माइनस, सुनना, पहले प्लस और माइनस बराबर थे, लेकिन कॉपर +2 किस में बदल गया, कॉपर में बदल गया। तो कॉपर +2 प्लस खत्म होने लग गया, तो यहाँ पर कौन से आयन ज्यादा आ गए, ऋणायन। बेटा आप सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है? आप पूरी बात समझना, लेकिन एक बार ही समझाऊंगा मैं। अगर हाँ सर, दोबारा हाँ, नहीं पूछूंगी। हाँ, मैंने अगर मार्कर पेन जो आपके हाथ में उसको ऊपर फेंकोगे तो वो अपने आप नीचे आ जाता है ना, अपने हाँ आप नीचे आ जाता है। जैसे ये बात एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है कि भाई जो उच्च ऊर्जा अवस्था है, हायर एनर्जी लेवल, हमेशा अनस्टेबल होता है, वैसे ही एक और लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हमेशा सही होती है। हर कोई क्या रहना चाहता है, न्यूट्रल। मतलब अगर ये विलयन धनात्मक हो गया था ना, तो ये धनात्मक रहना नहीं चाहता है बेटा, और ये ऋणात्मक हो गया था, रहना नहीं चाहता है। तो Zn+2 को यहाँ जाना पड़ता है, ठीक है? लेकिन ये क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में एक धक्का लगाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, यहाँ पर कॉटन, ताकि ये विसरित नहीं हो, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर जैसे KNO3 है ना, तो भाई KNO3 है तो इसमें K+P और NO3- भी है। तो NO3- जो ऋणायन है वो खींचेगा, एक धक्का देगा इसको बोलते हैं, इसको ले जाने वाला, ये इसको अपने साथ लेके जाएगा। तो जिंक नाइट्रेट बनने के बाद ये क्या करेगा, जिंक को अपने साथ लेके जाएगा। और यहाँ अब सुनना मेरी बात, वेग का क्या रोल है। मान लो जो नाइट्रेट है वो 10 सेकंड में 10 को लेके जा रहा है, 10 सेकंड में 10 को लेके जा रहा है, ठीक है? अब होना ये चाहिए विद्युत उदासीनता बनी रहे, तो यहाँ पर जो ऋणायन थे ये भी क्या होने चाहिए, इधर 10 आने चाहिए, उल्टी दिशा से भी 10 आने चाहिए, तभी तो विद्युत उदासीनता बनी रहेगी। यस सर। भाई अगर मान लो ये Zn+2 10 की जगह 100 ले जा रहा है, यहाँ 100 प्लस आ गए, और यहाँ से एक ही आया माइनस, तो यहाँ तो अब धनात्मक, अब अचानक यहाँ धनात्मक ज्यादा हो जाएंगे, फिर विद्युत उदासीनता बनी नहीं रहेगी। बेटा एम क्या है, दोनों जगह विद्युत उदासीनता बनाए रखने। इसका मतलब अगर यहाँ से 10 धनायन यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ से 10 धनायन यहाँ है, और ले जाने का काम कौन कर रहा है, K+ और NO3-। ये तभी संभव है जब दोनों का सॉल्यूशन के अंदर, या ये जो जेली टाइप है, इसको जेली टाइप बोलते हैं, अगर इसके अंदर दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अरे सुन रहे हो ध्यान से? हाँ सर। कुल मिला के आप हिंदी मीडियम के हो कि इंग्लिश मीडियम के? हिंदी। अच्छा देखो, इंग्लिश में वर्ड होता है एक्यूमुलेशन, ठीक है? अगर ऐसा होगा, इसी में क्या होता है, मैं लिखा नहीं रहा हूं, वैसे एक पॉइंट लिखा दूंगा, ये LJ पे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, अगर वेग समान नहीं होगा ना, तो इसको बोलते हैं द्रव संधि विभव। ये पूरा एक टॉपिक होता है, इसीलिए मैं इस पे जाना नहीं चाह रहा था। द्रव संधि विभव उत्पन्न हो जाता है,
तो इसको यहाँ पर एक और मैं लिख देता हूँ वैसे ही। थर्ड नंबर, सॉल्ट ब्रिज स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ LJP। ये कुछ बुक में हो सकता है आपको लिखा हुआ मिल जाए, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लवण सेतु द्रव संधि विभव को बनने से रोकता है, इसका फेमस नाम LJP होता है, से रोकता है। अगर मैं ये पॉइंट कहीं लिखाता भी हूँ ना, मेंस वालों को तो लिखाता हूँ मैं कि बस ध्यान रखो, तब भी मैं ये बोलता हूँ, मैं समझाता भी नहीं हूँ मैं तब भी, क्योंकि तो कई चीजें ऐसी होती हैं कि बेटा इधर उधर जाके चीजों को कठिन बनाने का अपना एम है ही नहीं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ लिखा है अवॉइड, यहाँ से ये अवॉइड ही करना है, ये सब क्या मैंने बताया, आपको किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बता दूं तो बेटा ये क्रशर मैं चला रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। धनायन और ऋणायन का वेग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। सुन ली मेरी बात ध्यान से, बोलो बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, ये नहीं थी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं टाइम वेस्ट करेंगे अपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ध्यान देना बेटा, ये है फिर शॉर्ट ट्रिक भी बोलते हैं या इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं अभी मैं बताऊंगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ECC, बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा मैं ECC को प्रदर्शित करना बेटा ये जो लिख रहा हूं मैं, ये कोई ऐसा नहीं है, ये IUPAC मेथड होता है, IUPAC मेथड, मतलब ये फिक्स्ड है। ठीक है, तो एक चीज फिक्स होती है बेटा, जैसे इस वाले को लिखना था ना, तो ऐसा लिखते हैं जिंक, फिर लिखते हैं Zn+2, फिर 2 लाइन खींचते हैं, फिर लिखते हैं copper+2, फिर कॉपर, एक बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं इसको। बेटा अब मैं आपको बताता हूँ, ये रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल फिक्स है। और याद रखने का तरीका क्या होता है, इसको लोन, मार्केट से लोन लेते हैं ना, बैंक से लोन लेते हैं, तो यूं बस लोन ध्यान रखो। L से क्या होता है लेफ्ट, O से क्या होता है ऑक्सीडेशन, A से क्या होता है एनोड, N से क्या होता है नेगेटिव। तो बेटा ये कहता है कि यहाँ पर जो डबल लाइन होती है ना, इसको तो लवण सेतु बोलते हैं। आप अपना जो स्क्रीन दिख रही है उस पे हाथ रखो, तो जिंक वाला लेफ्ट हो गया ना, ये वाला साइड क्या होता है लेफ्ट, इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या होगा, ये फिक्स है, ये फिक्स है कि एनोड ही होगा। आपको इवन पता है 12th क्लास में भी, ये 12th क्लास का टीचर अगर मेरे को 12th पढ़ानी है ना, तो मैं बोलूंगा कि बेटा जब चित्र बनेगा ना, आपका डायग्राम बनेगा, जो ऊपर ये कि भाई ऐसा भी 12वीं में तो ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि ये डैनियल सेल का सचित्र प्रदर्शन कीजिए, तो ये जो चित्र बनता है ना बेटा, ये वाला चित्र, ये देखो ये वाला चित्र, तो अगर आपने जिंक वाला इलेक्ट्रोड दूसरी तरफ बना दिया तो टीचर 0 नंबर भी दे सकता है आपको। जिंक वाला हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि ये IUPAC नॉर्म्स है, तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही बनना चाहिए। तो बेटा अपन आगे बढ़ते हैं, देखो क्या याद रखने का, आपसे मैं बता रहा हूँ प्रश्न क्या क्या पूछेगा, अभी समझ में आ जाएगी बात। ये एनोड होगा, एनोड का साइन नेगेटिव होगा, कैथोड का साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, इस पे हमेशा रिडक्शन होगा। और एक अपनी तरफ से आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा ये एनोड टू कैथोड होती है, और करंट के प्रवाह की दिशा हमेशा कैथोड टू एनोड होती है। तो अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन आपको ये लिख के दिया इसने, कॉपर, copper+2, फिर Ag, सही कथन है। एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। ठीक है, मैं तो अभी क्वेश्चन ये दे रहा हूँ।
बेटा अब क्या होता है, 4 ऑप्शन में कुछ भी पूछ लेता है वो। अब सॉल्यूशन देखो इसका। सर फ्लो ऑफ के बाद क्या लिखा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तरफ इलेक्ट्रॉन का एक तरफ करंट का है। नीचे वाला, अच्छा करंट है। CEG। हाँ चलो अब देखो बेटा, सभी स्टूडेंट देखो, देखो आपको ऐसा जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या लिखोगे बेटा, ये लिख लो सॉल्यूशन इस कलर से करते हैं, कॉपर से कॉपर +2, ये हो गया Ag प्लस से Ag। तो चाहे वो याद नहीं भी किया ना, तो आप ये बताओ ये क्या हो रहा है। अब तो यूं देखो, कॉपर से कॉपर +2 ऑक्सीकरण हो, करंट। और +1 से 0 क्या हो रहा है, अपचय। तो ऑक्सीकरण वाला क्या हो जाएगा बेटा, एनोड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपचयन वाला क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। सुन रहे हो ध्यान से, ठीक है। और एनोड, अब यहाँ पर लोन थोड़ा सा काम आ जाता है, लोन लिखा हुआ, एनोड का साइन क्या होता है, नेगेटिव, इसका साइन क्या होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये हो जाएगा, करंट का फ्लो अपोजिट हो जाएगा। अब देखो आप जो ये लिखे हुए हैं इस हिसाब से, Ag एनोड है क्या, पहले आप बताओ, ए सही है क्या, ए बोलो। गलत है। कॉपर प्लस है क्या, कॉपर का साइन, ये भी गलत है। Ag का साइन प्लस है, ये बात, ये सही है। Ag नेगेटिव है, ये गलत हो गया। कॉपर एनोड है, ये बात सही है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो सिल्वर से कॉपर की तरफ हो रहा है, रॉन्ग है। ये गलत हो गया। लेकिन Yes, धारा का प्रवाह गलत है। सिल्वर से कॉपर की तरफ हो रहा है, ये बात सही हो गई। सही है। यस आगे सर। बात समझ गए, यस सर। बोलो, ठीक है। अच्छा, इसमें एक तो ये आ गया, दूसरा क्या है, सेल रिएक्शन पूछता है वो, सेल रिएक्शन ध्यान देना। देखो सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, मैं पहले इस वाले में समझाता हूँ। सेल रिएक्शन मतलब इसमें अभिक्रिया क्या होगी, देखो आप ऐसा लिख दो, जिंक लिखा, जिंक से क्या लिख दो, Zn+2। बेटा आ रही है बात समझ में, पहले बताओ जिंक Zn+2 में बदलेगा, ये बात समझ गए आप। यस अच्छा, और दूसरा क्या होगा, कॉपर +2 किस में बदलेगा, कॉपर में, ये है देखो। तो यहाँ क्या लिख दोगे, कॉपर +2 किस में बदलेगा, कॉपर में। बस ये लिखना होता है, और इसकी आगे तक जरूरत पड़ेगी बेटा, ठीक है। और देखो बेटा नीचे वाले में देखो, सेल रिएक्शन यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेल रिएक्शन इतने भाग में सेल रिएक्शन। अच्छा पहले बताओ किसको किस में बदलूं, कॉपर को किस में बदलूं, कॉपर +2 में। अरे आ रही है बात समझ में, 2 इलेक्ट्रॉन गैन। Ag+ को किस में बदलूं, Ag में। अब संतुलित भी करना होता है बेटा, आप बताओ, बहुत आसान सा संतुलन। Ag, क्योंकि इधर +2 चार्ज है, इधर +1 है, तो Ag से पहले कितना लगा दूं, Ag+ से पहले 2, 2 Ag यहाँ प्लस। भी 2 लग जाएगा। मतलब बिल्कुल कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना है। आपको आ रही है मेरी बात समझ, बात खत्म नहीं करेंगे बेटा, एक और केस लेंगे अपन, एक और केस लेंगे अपन, ठीक है। 3rd नंबर केस देखो, ये लिखा हुआ है एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +3 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है आपके पास ये लिखा हुआ है Zn+2 से जिंक लिखा हुआ है। अब मुझे तो सिर्फ सेल रिएक्शन बतानी है आपको, सेल रिएक्शन बताओ, सेल रिएक्शन क्या होगा, बोलो। एल्यूमिनियम को किस में बदलूंगा, A+3 में 3Al। ठीक है। और पहले अपन रिएक्शन लिख देते हैं, हाँ। और Zn+2 को किस में बदलूंगा, जिंक में। तो बेटा देखो यहाँ +2 आवेश है, यहाँ +3 है, तो सीधा तरीका ये है कि 2 वाले को 3 से गुणा कर दो, और 3 वाले को 2 से गुणा कर दो, तो ये संतुलित होके ये आ जाएगा। बस उल्टी तिरछी गुणा मान लो आप, आ रही है बात समझ में, यस ठीक है। तो अपन ने क्या क्या सीखा कि देखो इसी वाले में अपन इसी वाले में लिख देते हैं, आपने जो चीज सीखी, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ एल्यूमिनियम क्या है, बोलो, एनोड है कि कैथोड है, एनोड। और जिंक वाला क्या है,
कैथोड। एनोड का साइन बोलो यहाँ, माइनस। कैथोड का साइन बोलो। बस एनोड पे क्या होगा बेटा? ऑक्सीकरण। कैथोड पे क्या होगा? अपचयन। इलेक्ट्रॉन की दिशा बोलो, कहां से कहां? एल्यूमिनियम से जिंक की तरफ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। हाँ, और जिंक से इस तरफ किसका प्रवाह होगा? धारा का। तो ये बात अब आप जवाब दे सकते हो ना अगर ये चित्र बनाओ तो। बोलो बेटा। अब बेटा इसके बाद इसके बाद आता है एक शब्द आएगा इसके बाद, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब ध्यान देना बेटा, इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं। तो क्या होता है, अगर कहीं पर अपचयन हो रहा है तो अपचयन के कारण विभव, के कारण विभव। इसको क्या लिखेंगे? ई के पैरों में अपचयन से, हिंदी इंग्लिश में फर्क नहीं है बेटा। और अगर ऑक्सीकरण के कारण हो रहा है तो अपन इसको क्या लिखेंगे? ईओ। तो एक तो क्या हो जाएगा, नाम ध्यान देना बेटा, ई आर का नाम क्या हो जाएगा बेटा? इसका नाम हो जाएगा अपचयन विभव। इसको इसमें बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों सुनना, इसको आरपी भी बोलेंगे। तो बेटा रिडक्शन आरपी भी लिखा रहता है, ठीक है। ईओ का मतलब कौन सा विभव हो गया बेटा? ऑक्सीकरण विभव हो गया। ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और साथ में क्या लिखेंगे? ओपी। बेटा आ रही है मेरी बात समझ? अगर इसी की जगह ये लिखा हुआ ई नॉट आर, तो बस नॉट का मतलब क्या होता है? मानक, मानक अपचयन विभव। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर यहाँ ई नॉट ओ लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? मानक ऑक्सीकरण विभव, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है दोनों केस में? स्टैंडर्ड का मतलब मानक, मानक। मानक का जो होता है टेम्परेचर हमेशा कितना लेना है? 298 केल्विन। अगर कोई गैस है तो उसका दाब कितना लेना है? 1 atm। और कहीं कोई सांद्रता है तो वो कितनी लेनी है? 1 m। बेटा ये मानक का मतलब ये होता है, ये आप याद करें। अब बेटा देखो अगला, कोई भी स्टूडेंट इधर उधर नहीं बेटा, जब अपन कल पढ़ रहे होंगे ना तो इनकी जरूरत पड़ने वाली है। बेटा ध्यान से, ये बिल्कुल भी इधर उधर मत होना। ई नॉट बोल लो, ई आर बोल लो, ई नॉट आर बोल लो, ओ बोल लो, ई नॉट ओ की पहचान, की पहचान। आइडेंटिफिकेशन। बेटा आपको ऐसी वैल्यूज दे रखी होंगी, ई नॉट ऐसा लिखा होगा, कॉपर +2 से कॉपर, ये दे रखा है +0.34 और यूनिट होगी वोल्ट में। मुझे आप ये बताओ ये कौन सा विभव दे रखा है? आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीकरण विभव है या अपचयन विभव? बेटा कैसे पहचानोगे? +2 से कितना हो रहा है? 0। तो ये कौन सा विभव होगा बेटा? अपचयन विभव। अच्छा हिंदी मीडियम वाले बेटा ये, अब आप मेरे को ये बताओ
अगर मैंने आरपी लिखा तो आपके लिए कोई समस्या तो नहीं है ना? नहीं सर, समझ ठीक है। जाएंगे। हाँ, दूसरा देखो बेटा, अगर ऐसा लिखा हुआ है ई नॉट जिंक से Zn+2, ये लिखा हुआ है प्लस 0.76 वोल्ट, मुझे बताओ ये कौन सा विभव दे रखा है और कौन सा पोटेंशियल दे रखा है? ऑक्सीकरण, भाई जीरो ऑक्सीकरण से विभव। कितना हो रहा है +2, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये पहचानना पड़ेगा बेटा आपको, सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से, बहुत जरूरी है ये। अब देखो ई नॉट लिखा हुआ है Cl- से Cl2, ये लिखा हुआ है आपके पास -1.7, बेटा बताओ कौन सा विभव दे रखा है? ऑक्सीकरण विभव। -1 से 0 क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ये कौन सा पोटेंशियल दे रखा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये देखो आपको दे रखा है ई नॉट Sn+4 से Sn+2, ये दे रखा है +0.8 वोल्ट। वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, आप वैल्यू को लेके परेशान मत हो, मुझे तो ये बताओ ये कौन सा विभव दे रखा है? अपचयन। अपचयन विभव। अपचयन विभव। ठीक है। अब बेटा ना जल्दबाजी में ये गलती मत करना, पांचवा ध्यान से देखना बेटा, आपको दे रखा है ई नॉट MnO4 माइनस से Mn+2, ये दे रखा है 1.2। बेटा आप कोई जल्दबाजी नहीं। स्टूडेंट क्या कहता है सर -1 से +2 ऑक्सीकरण? बिल्कुल नहीं बेटा। +7 से +2 है। हाँ, आरपी। मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक कितना है? +7 से कितना हो रहा है? +2। तो ये अपचयन। कौन सा विभव दे रखा है? अपचयन विभव। ठीक है, मुझे एक और बताओ बेटा, आप लोगों को ही बताना है ई नॉट। ये बता, अब बेटा 2 या 3 में पूछ रहा हूँ, आप है ना बिल्कुल ध्यान से और दिमाग से बताएंगे आप। ये मान लो 1.7 दे रखा है, कौन सा विभव दे रखा है बेटा? अपचयन विभव। हाँ, +6 से कितना दे रखा है? +3, क्रोमियम +3। का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये कौन सा हो गया? रिडक्शन पोटेंशियल। 8th नंबर देखो बेटा, ई नॉट दे रखा है Fe+2 से Fe+3 -2.4, कौन सा दे रखा है बेटा? अपचयन ही। ऑक्सीकरण। +2 से +3 है ना बेटा? ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण विभव दे रखा है। अरे बोलो। यस सर। यस सर। ये देखो आपको दे रखा है ई नॉट Mn+2 से Mn -0.4, कौन सा दे रखा है बेटा? अपचयन। अपचयन। चयन विभव दे रखा है। आ रही है बात समझ में बेटा? अब इसका मतलब देखो, आप जो भी स्टूडेंट हो अभी प्रेजेंट हो, मैं इस समझ, क्योंकि बेटा अब ये बहुत छोटी बात रहेगी वहां पर है ना। अब आप मेरे को ये नहीं बार बार सर ये कैसे अपचयन विभव हो गया, कभी ऑक्सीकरण विभव बोल देते हो, कभी आप अपचयन विभव बोल देते हो, कभी रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हो, कभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हो। पहले मेरे को बताओ, अब ये समस्या इस चैप्टर में नहीं आने वाली ना आप लोगों को? क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। अब आप बीच बीच में मेरे को भी परेशान होगे, खुद भी परेशान रहोगे कि सर ये मान लिखा हुआ था, ये वाला मान लिखा हुआ था, फिर आपने क्या इसमें कुछ चेंज किया, तो ये ऑक्सीकरण विभव है। ठीक है, ये अपचयन विभव है। अब देखो एक ये आएगा फॉर्मूला फॉर सेम इलेक्ट्रोड, समान इलेक्ट्रोड के लिए। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला होता है, इसमें सम रिलेशन होता है ER = -EO, ऐसा बोल दो या नॉट में भी सही है, E नॉट R = -E नॉट O। अभी मतलब समझाता हूँ बेटा, अपने को जरूरत पड़ेगी इस चीज की। जैसे मान लो आपको ये दे रखा है E नॉट कॉपर से कॉपर +2 दे रखा है, ये दे रखा है -0.34 वोल्ट। ये कौन सा विभव दे रखा था बेटा? पहले मेरे को बताओ। ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण विभव दे रखा था, पर मेरे को जरूरत पड़ी इसको किसमें बदलने की? अपचयन विभव में।
तो कुछ भी नहीं करना बेटा, अपचयन विभव में मैं क्या करूंगा, कॉपर +2 से कॉपर लिखूंगा और मान कितना हो जाएगा, सिर्फ साइन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अरे सुन रहे हो ध्यान से? यस सर। अगर मान लो ये दे रखा है E नॉट जिंक से Zn+2, Zn+2 से जिंक, ये दे रखा है -0.76 वोल्ट। आपको क्वेश्चन में ऐसी जरूरत पड़ी जिंक से Zn+2 करने की, ये कौन सा विभव दे रखा था, अपचयन विभव दे रखा था। आपको किसमें बदलना है, ऑक्सीकरण विभव में। तो कैसे बदलोगे बेटा, प्लस कितना कर दोगे, 0.76 वोल्ट। इसका मतलब एक चीज और पता चल गई आपको कि अगर कहीं ऑक्सीकरण विभव दे रखा होगा तो अपने आप ही आपको अपचयन विभव भी पता है। बोलो बेटा। यस सर। सिर्फ आपको करना क्या है, साइन उल्टे करने हैं बेटा। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से, आपको सिर्फ साइन उल्टे करने हैं, ठीक है। तो हाँ बोलो बेटा, कुछ पूछना चाह रहे हो आप, देख लो वापस, मैं फिर बताता हूँ। ये दे रखा था आपको, क्रशर से बता रहा हूँ, लाल रंग का क्रशर चलेगा। ये अपचयन विभव दे रखा था, पर मुझे क्वेश्चन में मान लो ऑक्सीकरण विभव की जरूरत पड़ी, तो मैं इस मान को प्लस की जगह कितना ले लूंगा, -0.34। अरे आ रही है बात समझ में? ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीकरण विभव दे रखा है, अगर जिंक के अपचयन विभव की जरूरत पड़ी तो मैं मान कितना ले लूंगा, -0.76 वोल्ट। अपचयन को ऑक्सीकरण में और ऑक्सीकरण को अपचयन में बदलने के लिए केवल और केवल क्या करना पड़ता है बेटा, मुझे केवल साइन को अपोजिट करना पड़ता है। ये बात समझ गए आप मेरी? यस सर। अब बेटा इसके बाद आते हैं अपन सेल के विद्युत वाहक बल की गणना मानक अवस्था, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये ईएमएफ होता है ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अभी आसान शब्दों में समझाऊंगा बेटा क्या होता है। सेल के विद्युत वाहक बल की गणना, इसको बेटा ऐसा लिखते हैं, ईएमएफ सेल लिखते हैं जिसको, और ये मानक, मानक का मतलब हो गया स्टैंडर्ड में नॉट जरूर लेना, तो ई नॉट सेल, ई नॉट सेल की गणना। बेटा ई नॉट सेल का मतलब क्या होता है, देखो ई नॉट सेल का मतलब ये होता है कि जब अपन ने ये बनाया था, बेटा अब आप ध्यान दो, मेरी बात सुनना ध्यान से। भाई आपने क्या है, यहाँ जिंक लिया और यहाँ कॉपर लिया, अगर इसकी जगह वो ये कहता है कि अगर आप यहाँ पर ये ले लेते तो भी विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती, वो कहता है ऐसा होता भी है कि अगर यहाँ एल्यूमिनियम ले लेते और यहाँ कॉपर ले लेते तो भी वोल्ट मीटर में कोई रीडिंग आती। ये एल्यूमिनियम, वो कह रहा है कि जब आप अलग अलग लोगे तो कुल मिला के ये जो रीडिंग आएगी, वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ई नॉट सेल। तो पहले साइंटिफिक रूप से क्या बोला जाता है वो देखते हैं। साइंटिफिक रूप से ई नॉट सेल को अपन क्या बोलते हैं, ई नॉट सेल को अपन बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड,
कैथोड व एनोड में पोटेंशियल में विभवांतर, विभव का अंतर, और आसान शब्दों में इसको विभवांतर भी बोलते हैं। ठीक, ये तो साइंटिफिक लैंग्वेज है। और जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ई नॉट सेल इज इक्वल टू रीडिंग ऑफ, ये भी वोल्ट में होता है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ये भी वोल्ट मीटर की माप, जो भी रीडिंग आ रही है वोल्ट में। तो बेटा ई नॉट सेल लिया है। बेटा मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। भाई आप एक चीज बताओ, आपने ये काम तो कर दिया कि भाई विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, वो तो करंट की वैल्यू है। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? भाई अब आप एक चीज बताओ, आप जब आप बैटरी खरीदते हो, भाई जैसे वो बैटरी होती है, भाई आप ये बोलते हो ना ये 2 वोल्ट की बैटरी है कि 5 वोल्ट की बैटरी, वैसे आपको कभी जरूरत नहीं पड़ी होगी खरीदने की। अरे लेकिन ऐसा नाम तो कभी कहीं तो सुना होगा कि बैटरी की जो रेटिंग होती है 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, ऐसा सुना तो होगा आपने कभी। यस सर। तो बस ये वही कह रहा है कि भाई वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस, कितना वोल्ट जनरेट कर सकता है, कितना वोल्टेज उत्पन्न कर सकता है, ये उसको बता रहा है। वो गणना करेंगे अपन। अरे समझ गए क्या मेरी बात आसान शब्दों में? यस सर। ठीक है, तो मैं यही बता रहा हूँ। कह रहा है कि इसका जो फॉर्मूला आता है, ठीक है, मैं एनसीईआरटी का भी बताऊंगा, अपने को जो यूज में लेना है बेटा, बहुत ध्यान से यूज में लेना, और बहुत लिमिटेशंस है। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इसका भी अपचयन विभव, इसीलिए मैं इतना ऊपर माथा बच्ची कर रहा था, इसका भी अपचयन विभव लेना है। ठीक है, और इसको अपन शॉर्ट में ऐसा लिखेंगे बेटा, शॉर्ट में ऐसा लिखेंगे। अब ध्यान देना, कैथोड को मैं लिखूंगा C से, एनोड को किससे लिखूंगा? केवल A से। इसका भी अपचयन विभव लेना है, इसका भी अपचयन विभव लेना है, इसलिए इसके नीचे ये लिखता हूँ। ठीक है, आपको जो फॉर्मूला ये यूज में लेना है, यूज में लेंगे, को 1 नंबर नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं 4 ऑप्शन में ये भी मिलता है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये दे रखा है। अब एनसीईआरटी की एक खास बात बताता हूँ, वो केवल इतना लिखता है तो भी आपको पता है कैथोड, भाई एनोड लेफ्ट में, लोन से याद है ना, तो यहां पर लिख देता है वो केवल राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, और वो नीचे ये अपचयन विभव लिखेगा नहीं। उसके हिसाब से तो होता ही ये है, उसके हिसाब से होता ही ये है कि भाई सारी बात ही अपचयन विभव में होती है। बेटा ये फॉर्मूला भी सही है, एनसीईआरटी ने ये दे रखा है 4 ऑप्शन में ई नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला, राइट माइनस लेफ्ट मिलेगा, तो भी आप क्या बोलेंगे? हाँ सर ये भी बिल्कुल सही है। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? यस सर। फॉर्मूले में भी माइनस है ना बीच में? हाँ बीच में माइनस। ठीक है, तो बेटा है ना, अब कल अपन इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये बेसिक फॉर्मूला रहेगा। पर मैं आपको एक बात बता दूं, अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, ठीक है, आपके साथ क्या क्या आज पढ़ोगे ना, इसके साथ क्या क्या समस्या आएगी। ये जो आपका पेज है ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ये चीज तो पता होनी चाहिए, इसको आपको याद करना है। ठीक है, हाँ अब क्या है, जो ये वाला है ना ये जो मैंने ये डायग्राम बनाया डैनियल सेल का, ये डैनियल सेल, बेटा इसमें क्या होगा, आप जब सोचोगे कि सर ने जिंक क्यों कर रहा है भैया Zn+2 क्यों त्याग रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ये एक समस्या आएगी। पर मैंने आपको कारण नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको क्या बताया, क्रियाविधि बताई है इसमें, क्योंकि कारण थोड़ा सा आगे आएगा बेटा। स्टार्ट यहीं से करते हैं, और कारण में बताना लगूंगा तो आप क्या है उलझते जाओगे। ठीक है, उलझते जाओगे। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ आपको, मैंने जो आपको बताया है वो आपको केवल मैकेनिज्म, ये लिख के मैंने मिटा दिया, इसका कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है, मैंने आपको केवल मैकेनिज्म बताया। सुन रहे मेरी बात ध्यान से? हाँ, आपको जो पता होना चाहिए कि इसके साथ में ये मैचिंग, कि भाई हाँ एनोड को इसको नाम
अपन ने जो नाम दिया है एनोड, ठीक है, क्यों दिया है, चिन्ह ऋणात्मक क्यों दिया है, कैथोड क्यों नाम दिया है, प्लस क्यों नाम दिया है, ये पता होना चाहिए। और हो क्या रहा है, मेन ये चीज है कि हो क्या रहा है, आंतरिक परिपथ तो आयन के प्रवाह से और बाह्य परिपथ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से पूरा हो रहा है, ये पता होना चाहिए। ये मैंने बात लिख भी दी है। फिर आपको ये वाली चीज, हाँ ये एग्जाम ओरिएंटेड बात है कि लवण सेतु का काम क्या होता है। 3 काम लिख दिए, 2 तो बिल्कुल ढंग से, जो सबसे इंपॉर्टेंट है धनायन और ऋणायन का वेग समान होना चाहिए। अपनी मर्जी से कोई भी लवण नहीं लिया जा सकता, कोई भी सॉल्ट नहीं ले सकते, वही सॉल्ट लेना होगा जिसमें धनायन, कैटायन और अनायन की वेलोसिटी सेम होगी, इसीलिए KNO3 या ऊपर जो भी लिखे हुए हैं उनको यूज में लिया जाता है। तीसरा पॉइंट लिख दिया है, मतलब जनरल, कोई इस पे परेशान नहीं होना, ये कोई कुछ भी नहीं, बस एक बार पढ़ लेना, ठीक है, ये तो पढ़ना ही नहीं है आपको। हाँ, इसके प्रदर्शन पे कि भाई ऐसा आपको डायग्राम बना के दे देगा, ये है। अब ये लोन से आपको याद रखो या कैसे भी, इस प्रदर्शन का मतलब क्या होता है, कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है, किसका साइन प्लस किसका माइनस, ये सब पूछेगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो या करंट का फ्लो पूछेगा, सेल रिएक्शन पूछ सकता है, तो सेल रिएक्शन ये बनेगी, ये सब आपको आना चाहिए। अपन ने ऐसा 2 एग्जांपल में कर लिया, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर आपने जो लवण हाँ। सेतु में, हेलो सर, हाँ बोलो बोलो। लवण सेतु में कॉटन लिए, उसका यूज क्या है सर? कॉटन का ये होता है कि उसमें विस्तृत विलयन में विस्तृत, वो जो जेली होती है ना बेटा, वैसे थोड़ी थोड़ी विस्तृत होती रहती है बेटा। ये ट्यूब तो अगर खुली रहेगी तो वो जेली क्या है, उस विलयन में विस्तृत होती रहेगी, डिफ्यूज होती रहेगी सॉल्यूशन में। उसको रोकने के लिए कॉटन लेते हैं। सुन ली मेरी बात ध्यान से? यस सर, थैंक यू ठीक है। सर। हाँ, फिर अपन बेटा ये बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है बेटा। अब ये है ना, ये घर पे सभी देखना भैया, ये अपचयन विभव, किस वाले को अपचयन विभव बोला है, ये अपचयन है, ये ऑक्सीकरण है, ये बिल्कुल घर पे देख लेना, कल नहीं तो उलझते नजर आओगे आप। मेरे को पता है, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो उलझते नजर आओगे, ठीक है। फिर ये देख लेना कौन सा अपचयन है, और अगर ऑक्सीकरण विभव को अपचयन में बदलना है या अपचयन को ऑक्सीकरण में बदलना है तो ये फॉर्मूला तो मैं, क्योंकि कल जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो ये फॉर्मूला तो मैं वापस लिखूंगा ही बेटा, ठीक है। तो ये तो वापस लिख दूंगा और एक बार पढ़ लेना आप, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे बेटा अपन। जो PDF में 2 4 5 स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं उनको भेजता हूँ, बाकियों को मिल जाती है ना बेटा? यस सर। डाल देते हो ना आप कॉमन, जो भी आपका ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, मिल जाती है ना मतलब आपको ये PDF? यस हाँ चलो ठीक है बेटा, तो आज इतना ही पढ़ेंगे अपन। बाय सर। ओके बेटा, ओके। सर थैंक यू। हाँ ओके बेटा।